एक साधारण व्यक्ति से असाधारण व्यक्ति बनना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए कड़ी मेहनत और परिश्रम की जरूरत होती है। आज हम आपको ऐसे ही असाधारण व्यक्ति के बारे में बताएंगे जिसने मोह माया त्याग करके अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया, जिसने यह साबित कर दिया कि यदि इच्छा शक्ति हो तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। अपने मजबूत इरादों और मनोबल से अकेला आगे बढ़ा और संत से सिंहासन तक पहुंच गया। हम बात कर रहे हैं उस योगी की जिसने धर्म की कुर्सी पर बैठकर सियासत के बिसात के बड़े बड़े मोहरों को मात दे दिया। हम आज बात कर रहे हैं महंत योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने अपने सियासी सफर में नए कीर्तिमान स्थापित किए और अपने को सियासत का महारथी साबित किया। मठ से लेकर राजनीतिक तक का सफर सीएम योगी आदित्यनाथ का एक ऐसा नाम जिसका पूरे दुनिया में डंका बज रहा है। हर एक के जुबान पर सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम है। आज इंडिया न्यूज के इस खास एपिसोड में आप देखिए योगी आदित्यनाथ को महारथी के रूप में। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। किसी विद्वान से मैंने जब योगी आदित्यनाथ को लेकर टिप्पणी पूछी तो उन्होंने कहा कि अब तक अंधकार से घिरे रहे उत्तर प्रदेश के लिए निजी उत्कृष्टता और सामूहिक उदारता की जीती जागती मूनत है। वे ही प्रदेश की रोशनी है जो दरारों से भीतर आ रही है। अपने कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने सरकार के प्रदर्शन से लोगों में आस्था और विश्वास का एहसास कराने का काम किया है। प्रदेश के मुखिया के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति लक्ष्य तय करके काम करता है तो दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो उसे सफल होने से रोक दे। जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से ऊपर उठकर उत्तर प्रदेश को भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त करें। क्योंकि भारत की राजनीति 1947 से जो चली आ रही थी, व्यक्ति के लिए परिवार पर आधारित थी, जाति, क्षेत्र, भाषा पर जो आधारित थी, उससे अलग हट करके भारतीय राजनीति विकास के एक नए एजेंडे के साथ सामने आई। विकास का केंद्र बिंदु गांव बना, गरीब बना, किसान बना, नौजवान बना, महिलाएं बनी। समाज के प्रत्येक तबके को योजनाओं का लाभ मिलना प्रारंभ हुआ और मुझे लगता है कि आज उसका परिणाम है। देश के बाहर भारत के प्रति जो सम्मान का माहौल बना, ये दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी, 2017 में आपने एक बड़ा अहम मुद्दा उठाया था एंटी रोमियो स्क्वाड का। लेकिन अगर आप देखें तो जिस तरीके से आप उसको लेके सत्ता में आए, अभी अगर हम उसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं धार थोड़ी कुंद नजर आती है। धार कोई कुंद नहीं हुई है, क्योंकि मोदी जी ने 2014 में जब देश में उनकी सरकार बनी थी तो उन्होंने बहुत सारी योजनाओं को देश के अंदर लागू किया। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, यानी हर पांचवां भारतीय उत्तर प्रदेश के अंदर बसता है, आप ये मान सकते हैं। लेकिन विकास की योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश को कभी नहीं मिला, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सरकारें थी उन्होंने विकास उनके एजेंडे का हिस्सा था ही नहीं। योजनाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हो, वे लेना ही नहीं चाहते थे। स्वाभाविक रूप से विकास से वंचित लोग, उपेक्षित लोग, अपमानित और प्रताड़ित लोग, सरकार से उनका विश्वास एक प्रकार से उठ सा गया था। एक वो स्थिति थी उत्तर प्रदेश के अंदर। हम लोगों ने जब मार्च 17 में उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली और ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब इस बारे में मुझे उत्तर प्रदेश भेजा तो स्वाभाविक रूप से मैंने उस समय जब इस बात को देखा कि आखिर उत्तर प्रदेश के अंदर क्या स्थिति थी, यानी 2014 और 2017 के चुनाव में गांव में जाकर के
पूरे प्रदेश के अंदर जाकर के हम लोगों ने इस नजारे को देखा था, जब हर नागरिक इस बात को कहता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाते थे, हर नागरिक बोलता था कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हमने इसके लिए दो चीजें की। एक, किसी भी बहन या बेटी की सुरक्षा एक बाहरी कारण है और एक आंतरिक कारण है। अगर वह बाहरी कारण से प्रताड़ित है, 1090 का एक हेल्पलाइन प्रदेश के अंदर तेज किया और एंटी रोमियो स्क्वाड उसके लिए गठित किया। दूसरा आंतरिक कारण, पारिवारिक हिंसा की शिकार कोई बालिका, कोई महिला होती है तो उसके लिए एक वीमेन हेल्पलाइन 181 हम लोगों ने यहां तेज जारी किया। इसके लिए हर जनपद में रेस्क्यू वैन भी वो भेजे गए और रेस्क्यू वैन हर जनपद में आज कार्य कर रहे हैं, प्रदेश के सभी 75 जनपदों में, और साथ साथ हेल्पलाइन भी कार्य कर रही है। हर थाना क्षेत्र में एंटी रोमियो स्क्वाड भी तेजी के साथ कार्य कर रहा है और आज के दिन पर आप जा सकते हैं पूरब, पश्चिम, मध्य में, बुंदेलखंड में प्रदेश की महिलाएं और बालिकाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। उत्तर प्रदेश की पहेली उसके असाधारण आकार, आबादी और संरचना में अलग अलग विविधता से पैदा होती है। ये देश का सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है। अगर उत्तर प्रदेश कोई देश होता तो लगभग 24 करोड़ की आबादी वाला ये देश दुनिया का 5वें नंबर का देश होता। अपने क्षेत्रफल 2,43,286 वर्ग किलोमीटर के साथ आकार में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद चौथे नंबर पर है। ऋषिकेश से 70 किलोमीटर दूर यमकेश्वर तहसील के पचूर गांव में पैदा हुए अजय मोहन बिष्ट माता पिता के 5वीं संतान थे। एक दिन उनके माता पिता सपरिवार महंत अवैद्यनाथ की गोरख पीठ पहुंचे। पचूर के 2 किलोमीटर दूर कांडी गांव के महंत अवैद्यनाथ ने कहा, तुम्हारे 4 पुत्र तो हैं ही, इसे तुम मुझे दे दो। मां खामोश होकर गहरी उदासी में डूब गई और बगल के कमरे में चली गई। योगी आदित्यनाथ ने 1977 में टिहरी के गजा के स्थानीय स्कूल में पढ़ाई शुरू की और 1987 में यहां से 10वीं की परीक्षा पास की। सन 1989 में ऋषिकेश के श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज से इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। सन 1990 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हुए ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। सन 1992 में श्रीनगर के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से इन्होंने गणित में बीएससी की परीक्षा पास की। नाम, पद और क्या कहना है योगी आदित्यनाथ जी के बारे में? कब से उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी, कब तक करी, क्या कहना? मैं मेजर गोविंद सिंह रावत, प्रिंसिपल भरत मंदिर इंटर कॉलेज ऋषिकेश। योगी जी ने सन 87 से 89 तक यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की, कक्षा 11 और 12 क्लास में। वो हमारे बहुत ही होनहार विद्यार्थी थे। खेलों में उनकी बहुत रुचि थी और फुटबॉल विशेषकर उनका प्रिय खेल था। कितने साल तक यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करी? 2 वर्ष, कक्षा 11 और कक्षा 12। बचपन से तो महाराज जी काफी ब्रिलियंट थे, पढ़ाई की तरफ उनका ज्यादा वो था। योगी आदित्यनाथ 1993 में गणित में एमएससी की पढ़ाई के दौरान गुरु गोरखनाथ पर शोध करने गोरखपुर आए एवं गोरखपुर प्रवास के दौरान ही महंत अवैद्यनाथ के संपर्क में आए, जो इनके पड़ोस के गांव के निवासी और परिवार के पुराने परिचित थे। अंततः ये महंत की शरण में ही चले गए और दीक्षा ले ली। सन 1994 में ये पूर्ण सन्यासी बन गए, जिसके बाद इनका नाम अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हो गया। मेरे लिए 21वीं सदी की 2 सबसे अच्छी खबरें, माननीय मोदी जी का भारत का प्रधानमंत्री होना और मेरे छोटे भाई योगी जी का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होना। अजय सिंह बिष्ट ने तो मानो पहले ही ये तय कर लिया था कि उन्हें देश की सेवा करनी है। वो किस रूप में होगा, बस ये तय होना बाकी था। महंत अवैद्यनाथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के हृदय रोग विभाग में उपचार के दौरान संक्षिप्त निद्रा में थे। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने अजय सिंह बिष्ट को अपने बिस्तर के पास खड़ा पाया। महंत मुस्कुरा रहे थे
उन्होंने पूछा, क्या तुम मेरे शिष्य बनोगे? अजय से यह सवाल पहले भी पूछा जा चुका था, जिसे अजय ने ठुकरा दिया था। लेकिन पंचूर से 10 किलोमीटर दूर कांडी के रहने वाले महंत जी की मन की बात अजय इस बार ठुकरा नहीं सके। विज्ञान का ये विद्यार्थी अब अध्यात्म की तरफ मुड़ने वाला था। महंत जी ने कहा, गोरखपुर आना। महंत जी की बीमारी और अपनेपन से मिले आग्रह को अजय ने मन में बसा लिया। महंत जी से विदा लेकर मां से मिलना था। अजय पंचूर गया, मां को गोरखपुर जाने की योजना बताई, पर मां को लग रहा था कि बेटा गोरखपुर नौकरी करने जा रहा है। सन 1993 में अजय गोरखपुर पहुंच गए थे। अगर मैं इस योगी युग को राम राज्य के युग से तुलना करूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। गांव में इस समय क्या, जब से वो बने, किस तरह का माहौल है कि लोग कैसे वो कर रहे हैं? तो गाँव में क्या कर रहे हैं? अच्छा ही कर रहे हैं लोग खुश हैं आसपास के। हाँ। कुछ भी बनाओ घर में, जैसे कुलत की दाल बनी हो उसमें खा लेते थे। दही दूध में ज्यादा शौकीन था उनका। खाने में जैसे गांव में फाणू बोलते हैं, वैसे कुलत की दाल को पीस के बनाते हैं, उसको वो बहुत पसंद है उनको। सन्यासी जीवन में प्रवेश के पहले ही मनुष्य को अपना अंतिम संस्कार करना होता है, इसलिए योगी राख का प्रयोग करते हैं। पीछाधीश्वर ने धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी योगी बन चुके योगी आदित्यनाथ को सौंपनी शुरू कर दी थी। इसमें हर दिन का जनता दरबार शामिल था, जिसमें तरह तरह की समस्याओं को गणित के विद्वान छात्र के लिए हल करना कोई मुश्किल नहीं था। इसमें चाहे जमीन के विवाद हो या जातीय झगड़े, योगी आदित्यनाथ के पास अपनी समस्या लेकर जाने वालों में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। योगी आदित्यनाथ ने जब सत्ता संभाली तो लोगों के पास कहने के लिए बहुत कुछ था। लोग ये कहते थे कि योगी आदित्यनाथ को कभी भी सत्ता चलाने का कोई अनुभव नहीं है, पर लोग ये भी कहते थे कि वो राजनीति में नए नहीं हैं। राजनीति तो जैसे योगी जी करना जानते हैं। अजय सिंह बिष्ट को बचपन से ही कुछ अलग करने की इच्छा थी और वो लोगों से हटकर सोचते थे। शायद यही वजह थी कि महंत अवैधनाथ को उनमें भविष्य का अपना उत्तराधिकारी नजर आया था। अभी आपने देखा कि कैसे योगी आदित्यनाथ पंचूर से निकलकर महंत अवैधनाथ की शरण में गोरखपुर पहुंचे और उनके शिष्य बने। महंत अवैधनाथ उन दिनों राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। योगी आदित्यनाथ भी आरएसएस से जुड़े हुए थे। इसी दौरान महंत अवैधनाथ से उनकी कई बार मुलाकात हुई और वो उनकी बातों और विचारों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने उनको अपना शिष्य बना लिया। कौन थे महंत अवैधनाथ और कैसे अजय सिंह बिष्ट बने योगी आदित्यनाथ, देखिए इस खास रिपोर्ट में। महंत अवैधनाथ जी का जन्म ग्राम कांडी, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड में श्री राय सिंह बिष्ट के घर हुआ था। आपके बचपन का नाम श्री कृपाल सिंह बिष्ट था। इनके पिता राय सिंह बिष्ट ने अवैधनाथ जी के पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा में बड़ी सतर्कता बरती। इनकी प्रारंभिक शिक्षा उच्चतर माध्यमिक श्रेणी तक ही हो पाई थी। तभी वाराणसी में निवास कर संस्कृत के अध्ययन में उन्होंने बड़ी तत्परता दिखाई। यहीं से उनके मन में योगी जीवन के प्रति श्रद्धा और आस्था बढ़ने लगी। हिंदू धर्म की आध्यात्मिक साधना के साथ सामाजिक हिंदू साधना को भी आगे बढ़ाया और सामाजिक जनजागरण को अधिक महत्वपूर्ण मानकर हिंदू धर्म के सोशल इंजीनियरिंग पर बल दिया।
हिमालय और कैलाश मानसरोवर की यात्रा और साधना से शैव धर्म से गहरे प्रभावित श्री महंत जी पहली बार 1940 में अपनी बंगाल यात्रा के दौरान मेमन सिंह में श्री निवृत्तिनाथ जी के माध्यम से ही श्री दिग्विजय नाथ जी से मिले। 8 फरवरी 1942 को आप गोरक्ष पीठ के उत्तराधिकारी बन गए। दक्षिण भारत के रामनाथपुरम और मीनाक्षीपुरम में अनुसूचित जाति के लोगों के सामूहिक धर्मांतरण की घटना से खासे आहत होते हुए महाराज जी ने राजनीति में पदार्पण किया। 1970, 1989, 1991 और 1996 में गोरखपुर से लोकसभा सदस्य रहे। अवसरवाद और पदभार से स्वयं को दूर रखा और इस तरह उन्होंने राजयोग में भी हठ योग का प्रयोग बखूबी किया। कितने पद स्वयं महाराज जी के चरणों में आकर स्वयं सुशोभित होते थे और आशीष लेते थे। महंत जी के राजनीति में आने का मकसद हिंदू समाज की कुरीतियों को दूर करना और राम मंदिर आंदोलन को गति देना रहा है। इसके लिए उन्होंने बनारस में संतों के साथ डोम राजा के घर जाकर भोजन किया और समाज की एकजुटता का संदेश दिया। महंत अवैधनाथ जी इस पूरे आंदोलन के अगुआ के रूप में थे। स्वर्गीय परमहंस रामचंद्र दास जी के दिगंबर अखाड़ा में वो रुकते थे गोरखपुर से आके, वहाँ पर रणनीति बनाते थे, संगठन को विस्तार करने के लिए विभिन्न प्रकार की तैयारियां करते थे। वो सब मंदिर आंदोलन के लिए बहुत पहले से जुड़े रहे। इस प्रकार के महान संत देश में बहुत कम होंगे कि जिन्होंने न केवल जिसका श्रेष्ठत्व स्वीकार करके समाज को उनके साथ जोड़ा, लेकिन जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में भी वर्षों तक सांसद बन करके देश की सेवा की। और कुछ ही महीने पहले मुझे गोरखपुर आकर के उनसे मिलने का, दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। महंत अवैधनाथ ने वाराणसी व हरिद्वार में संस्कृत का अध्ययन किया था। वो संस्कृत से शास्त्री थे। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़ी शैक्षणिक संस्थाओं के अध्ययन के अलावा वे मासिक पत्रिका योगवाणी के संपादक रहे। महंत अवैधनाथ ने गोरखपुर के वर्तमान सांसद योगी आदित्यनाथ को गोरक्ष पीठ का न सिर्फ उत्तराधिकारी बनाया, बल्कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को 1998 में सबसे कम उम्र का सांसद बनने का गौरव प्रदान किया। बाद में योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया, जो हिंदू युवाओं को धार्मिक बनाने के लिए प्रेरणा देती है। महाराजगंज के चौक बाजार स्थित गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ महाविद्यालय इन्हीं के नाम पर रखा गया है। राम मंदिर के मामले को मुद्दा बनाकर उसे जारी रखना, फिर आंदोलन बनाना और इसमें लगातार धार देना, ये तीनों ही काम उत्तर प्रदेश के जिले गोरखपुर ने 3 पीढ़ियों तक किया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मैं अयोध्या पहली बार गया तो मुझे स्पष्ट दिखाई देता था अयोध्या की उपेक्षा, और अयोध्या की उपेक्षा मुझे वही दिखी थी जैसे भगवान राम का वनवास जैसे दिखी थी। गोरक्ष पीठ के मठाधीश रहे महंत दिग्विजय नाथ से शुरू होकर महंत अवैधनाथ से होते हुए सीएम बने महंत योगी आदित्यनाथ के हाथों तक मंदिर मुद्दे की कमान पहुंची। गोरक्ष पीठ के महंत रहे दिग्विजय नाथ का नाम उन लोगों में प्रमुखता से शामिल है जिन्हें अयोध्या में मंदिर निर्माण की परिकल्पना का सूत्रधार कहा जाता है।
और उस परंपरा को आज भी बरकरार रखना, इसके लिए इस गद्दी पर जिन जिन लोगों को सेवा करने का सौभाग्य मिला है, उन सबने का एक उत्तम से उत्तम योगदान रहा। और उसमें महंत अवैधनाथ जी ने, चाहे आजादी की लड़ाई हो, चाहे आजादी के बाद समाज के पुनर्निर्माण का काम हो, लोकतांत्रिक ढांचे में बैठ करके तीर्थ क्षेत्र के माध्यम से भी सामाजिक चेतना को कैसे जगाया जा सकता है और बदली हुई परिस्थिति का लाभ जन सामान्य तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, उस पहलू को देखते हुए उन्होंने अपने जीवन में इस एक आयाम को भी जोड़ रहा था, जिसको आज योगी जी भी आगे बढ़ा रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन चल ही रहा था कि इसी बीच महंत अवैधनाथ की तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मगर दुर्भाग्यवश अवैधनाथ जी ब्रह्मलीन हो गए और इस आंदोलन को अब आगे ले जाने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ पर आ गई थी। पिछले 2 महीनों से काफ़ी गंभीर बीमारी होने के नाते वह मेदांता मेडिसिटी में उनका उपचार चल रहा था और सायंकाल 6 बजे गोरखपुर पहुंचने के बाद 8 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। ये महंत अवैधनाथ जी के निधन से हम सभी को गहरा सदमा पहुंचा है और मैं यह मानता हूं कि एक जहां पर वह संत थे, वहीं पर बराबर सामाजिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी बराबर की उनकी भागीदारी रही है। उन्होंने बहुत ही जहां पर एक आध्यात्मिक जीवन जिया है, वहीं पर वह एक मर्यादित जीवन भी महंत अवैधनाथ आजीवन जीते रहे और धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक सेवा के प्रति भी वह पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहे। आज हमने आपको दिखाया कि कैसे महंत योगी आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बने और उत्तराखंड के एक छोटे से गांव पंचूर से निकलकर गोरखपुर महंत अवैधनाथ की शरण में पहुंचे। वहां से उनके जीवन में कैसे बदलाव आया, अगले सप्ताह महारथी में आपको बताएंगे कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने राजनीति में अपना कदम रखा और राम मंदिर आंदोलन से कैसे जुड़े। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी दर्शक देखते रहिए इंडिया न्यूज।